साहब यहाँ पे जो पूर्व मंत्री है सुरेंद्र सिंह नेगी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से हमने देखा है 1985 से उनका आज तक का जो राजनीतिक सफर रहा है, क्या क्या जिस तरह से उनकी जो थीम रही कोटद्वार को विकास करेगा, उनसे इसमें बाद में जानेंगे। और सुरेंद्र नेगी जी, आपको तो पहले स्वागत है समाचार 27 में। और जैसे कि आपने देखा जो आप 1985 में कोटद्वार में राजनीति में आए, तो कोटद्वार के वर्तमान हालात उस समय क्या क्या थे, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद कश्यप जी। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सन 85 में पहली बार मैं समाज सेवा से जुड़ने का मैंने प्रयास किया और सन 85 में कांग्रेस के टिकट से जीता। तब ये लैंसडौन विधानसभा हुआ करती थी, जिसमें 3-4 ब्लॉक होते थे, जिसमें कोटद्वार होता था, डुगड्डा होता था, यमकेश्वर होता था, रिखणीखाल होता था और आपका नैनीडांडा क्षेत्र पार्ट ऑफ बिरोखाल भी इसमें सम्मिलित था। सन 85 में जब मैं यहाँ से विधायक चुना गया तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत थी पानी की। यहाँ पर तमाम लोग जो है पानी को नहरों से लेते थे, खो नदी से लेते थे, सिगड्डी सोत और कमलियानी सोत से लेते थे और इधर डुमसोत हुआ करता था, उससे जीवन यापन करने के लिए अपने पेयजल की समस्या का समाधान ढूंढ पाते थे। और यहाँ तक स्थिति आती थी कि उस समय आप जानते हैं कि कोयले से चलने वाले इंजन, रेलवे विभाग का जो इंजन आता था, यहाँ पे रेल आती थी, तो वो पानी और कोयले के भाप से चलता था और उसमें लोग बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पहुंचकर जो है पानी को भरकर अपने घरों में लाते थे। इसके अतिरिक्त जो थोड़ा बहुत साफ पानी पीना चाहते थे वो या तो ऐता, जो आपका करीब यहाँ से 15 किलोमीटर दूर डुगड्डा है, वहाँ से पानी लाते थे, या फिर यहाँ दिल्ली फार्म के नाम से जाना जाता था, जो कि अब तेलीपाड़ा के नाम से जाना जा रहा है, वहाँ के ट्यूबवेल से पानी लोग लाते थे। तो जब मैंने ये देखी हालत और स्थिति बहुत गंभीर है, तो मैंने सर्वप्रथम यहाँ पर ट्यूबवेल को चलाने के लिए एक प्रयास किया और यहाँ पर उसमें मुझे सफलता भी मिली। सबसे पहले एक ट्यूबवेल देवी मंदिर में खोदने की एक परमिशन मैंने पंडित नरेंद्र तिवारी, जो तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री होते थे, उनसे दिलवाई। और क्योंकि ये पहला ट्यूबवेल था उत्तराखंड की इस माटी में, तो उन्होंने इसको ट्रायल नाम दिया था कि अगर ये चलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई लायबिलिटी फिक्स नहीं होगी पैसे की। तो वो ट्रायल के रूप में स्वीकृत हुआ, वो सफल हो गया। और उसके बाद हालात और परिस्थितियाँ ये थी कि मैंने लगातार ग्रेविटी से भी पानी लेने का प्रयास किया। यहाँ पर कमलियानी रिगड्डी स्रोत से पाइपलाइनों को इसको जोड़ने का प्रयास किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय हमारे एक प्रधान जी यशवंत सिंह नेगी हुआ करते थे, पदमपुर सुखराव के, जो बहुत ही एनर्जेटिक और पूर्व सैनिक थे। तो वो हम लोगों के साथ होते थे और उनको मैंने कई बार कमलियानी रिगड्डी स्रोत में भिजवाया और कोशिश की कि वहाँ से पानी लोगों को जो है ग्रेविटी का पानी, जो स्वच्छ पानी है अपेक्षाकृत नहरों के पानी और सो नदी के पानी से, उससे हम लोगों ने पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूँ उस समय जो सबसे बड़ी दिक्कत कोटद्वार में थी वो थी सड़कों की बदहाली थी। सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी और यहाँ पर कभी, क्योंकि उस समय पूरे भाबर क्षेत्र जिसको हम कहते हैं वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र जरूर बन गया, लेकिन तब ये भाबर क्षेत्र में 80% क्षेत्र में झोपड़ियाँ होती थी, यानी कांस और फूस के कच्चे मकान छप्पर टाइप होते थे, लोग उसी में बसाकत करते थे। और गर्मियों के समय में आए दिन एक समस्या होती थी कि कई झोपड़ियाँ जलकर राख हो जाती थी। जब फायर ब्रिगेड की आवश्यकता होती थी कि कैसे जो है बुझाएं इस आग को, तो स्वाभाविक रूप से हमको जनपद पौड़ी के मुख्यालय पौड़ी पर मुनस्सर होना पड़ता था और उनसे कहना पड़ता था कि ये आप जो है अग्निशमन जो है दस्ता यहाँ पर भेजें, यहाँ पे गाड़ियों को भेजें। जब तक वो यहाँ आती थी तब तक 10-12 घंटे व्यतीत हो चुके होते थे, क्योंकि उस समय सड़कों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी यहाँ से लेके पौड़ी। और या फिर बिजनौर हम लोग देखते थे और वहाँ से हम गाड़ियों को मंगाते थे, उसमें भी 5-6 घंटे का समय मिल जाता था, परमिशन है, कई चीज़ें हैं। लेकिन जब तक यहाँ पर वो गाड़ियाँ पहुँचती थी तब तक यहाँ पर पूरा का पूरा सामान लोगों का नष्ट हो जाता था, जलकर खाक हो जाता था। मैंने जब इस चीज़ को देखा तो मैंने उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनसे अनुरोध किया कि यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड जैसी
स्थिति बड़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हताहत भी होना पड़ता है, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान होना पड़ता है। और मैंने जो है 2 या 3 महीने के अंदर वो फायर ब्रिगेड की यहाँ पर एक शाखा खुलवाई, जिससे लोगों को राहत मिलना प्रारंभ हुआ। इसके बाद यहाँ पर एक समस्या और थी, जिसमें स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। यहाँ पर जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती थी, एक्सीडेंटल डेथ होती थी, जिसमें पोस्टमार्टम करना बहुत आवश्यक होता था, तो उस आवश्यकता को देखते हुए फिर जो है बॉडी को यहाँ से या तो पौड़ी ले जाया जाता था, या यहाँ से फिर जो है बिजनौर ले जाया जाता था। वो भी जो है परमिशन, क्योंकि उस समय ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो दोनों जगह में से कहीं पोस्टमार्टम, लेकिन उसमें लगभग 1 या 2 दिन का समय लग जाता था। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दीनानाथ भाटिया जी एक शख्स हैं जिन्होंने इसके लिए कोशिश की, मेरे पास आए। एक चावला जी थे, उनके साथी ये बिल्कुल साथ साथ चलते थे, और इन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर एक जो है पोस्टमार्टम मोर्चे की आवश्यकता होनी चाहिए, इसमें जरूर खुलना चाहिए। और उस समय जब मैंने ये मुख्यमंत्री से बात की, तो उन्होंने कहा कि जिले में एक ही जगह पोस्टमार्टम की व्यवस्था होती है, और वो होती है जनपद हेडक्वार्टर में। मैंने जब उनको समस्या का समाधान करने के लिए एक बात कही कि आप ये देखिए कि 105 किलोमीटर दूरी पे जो है पौड़ी है, और करीब करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे दूसरा बिजनौर है। वहाँ से आने और जाने में ही इतना वक्त निकल जाता है कि लोगों को 2-2, 3-3 दिन इंतजार करना पड़ता है। और उस समय ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, क्योंकि जब कोई आदमी एक्सीडेंट में मारा जाता था, मृत्यु उसकी हो जाती थी, तो उस समय जो है किसी प्रकार के फ्रीजर नहीं हुआ करते थे। आज तो वो व्यवस्था भी है, तो जो है शरीर जो है डिकम्पोज होना प्रारंभ हो जाता था, और उससे बहुत बड़ा नुकसान लोगों को, महामारी फैलने का भी डर होता था। लेकिन अंततः हम लोगों ने उसको भी यहाँ पर स्वीकृत करवाया। तो ये बेसिक ज़रूरतें थी, वो यहाँ पर नहीं थी, जिनको हमने करने का प्रयास किया। यहाँ पर सड़कें बिल्कुल भी नहीं थी। लोग जो है अपनी जो खेतों के बीच में एक मेंढ होती है, उस पर चला करते थे। मैंने कोशिश की, यहाँ पर सड़कों का जो गुइरे होते हैं, हमारे गुइरे यानी नाले जिनमें पानी बहता था, लोग उन्हीं से जो है कीचड़ में सनकर जाते थे। और मैंने फिर उसमें पीडब्ल्यूडी से भी सड़कें स्वीकृत करवाई, और मंडी समिति से बहुत बड़ा पैसा मैंने यहाँ पर उपलब्ध कराया। बहुत सारी सड़कें मंडी समिति से, उस समय तत्कालीन एक विजेंद्र पॉल जो है मंडी के समिति के डायरेक्टर थे और IAS अफसर थे। बहुत अच्छे संबंध होने के कारण उन्होंने पर्याप्त रूप से यहाँ की सड़कों का एक जाल बिछाने का प्रयास में मदद की हमारी। यहाँ पर सबसे दिक्कत एक और थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 0 इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र था। कोटद्वार में किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री नहीं थी, क्योंकि 1984 में स्वर्गीय चंद्रमोहन सिंह नेगी जी पार्लियामेंट में चले गए, जिनके स्थान पर जब उन्होंने मुझे यहाँ से टिकट दिया तो 85 से मेरा ये दौर शुरू हुआ। और मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज को लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि रोजगार को बढ़ावा अगर देना है, यहाँ की अगर ग्रोथ करनी है, यहाँ के सामाजिक समरसता को या सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं होंगी, उद्योग धंधे नहीं होंगे, तो स्वाभाविक रूप से रोजगार भी नहीं होगा, और यहाँ पर जो व्यवसाय है वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उन्होंने बहुत सीरियसली इस बात को लिया। केसी पंत जी उस समय जो है केंद्र में मंत्री थे, और जब BL की स्वीकृति यहाँ पर आई तो स्वयं केसी पंत जी उस समय यहाँ पर आकर उन्होंने शिलान्यास किया। करने के बाद उस समय मैं विधायक था, उनके साथ मैं पौड़ी लैसडॉन भी गया, और बहुत सारी चीज़ों को स्थापित करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास किया गया। आज BL एक हमारे लिए पहचान का सबक बना हुआ है। करीब 1000 लोगों को रोजगार देने का एक माध्यम था, और यहाँ पर थोड़ा सा एक कोटद्वार को नाम देने की भी आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त मैं यही नहीं रुका, मैंने उस समय पूरे केंद्र सरकार ने 4 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत किए उत्तर प्रदेश के लिए। तत्कालीन जब हमारा अविभाजित उत्तर प्रदेश के हिस्सा हम थे, तो 4 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत किए। ग्रोथ सेंटर का मतलब मैं नहीं जानता था 85-86 में। मैंने किसी IAS अफसर से पूछा, भाई ये ग्रोथ सेंटर क्या होता है? उन्होंने कहा ये इंडस्ट्रीज वहाँ पे बनती हैं, इससे रोजगार मिलता है, वहाँ की आर्थिकी बढ़ती है, और स्वाभाविक रूप से वहाँ का व्यवसाय भी इसमें आगे बढ़ता है। तो मैं उस समय वीर बहादुर सिंह बन गए थे 6 महीने के बाद। जब पंडित नारायण तिवारी जाने के बाद वो केंद्र में चले गए, वीर बहादुर सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री हो गए 86 में। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा हमको एक ग्रोथ सेंटर चाहिए।
तो वो पहले से मेरे मुंह पे देने लगे, गढ़वाल में, उत्तराखंड में, पहाड़ में कहाँ से होगा। मैंने कहा पहाड़ नहीं है कोटद्वार, बिल्कुल मैदानी क्षेत्र है और नजीबाद और ये जुड़ा हुआ हिस्सा है, बहुत बड़ा इलाका है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कोई रोजगार के साधन नहीं है, पूरे उत्तराखंड उस समय पर्वतीय जनपदों के नाम से जाना जाता था, तो हमने कहा हमारे यहाँ जब कोई किसी प्रकार के यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं है और न ही व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कोई जरिया है, हमने अनुरोध किया, मैंने पुरजोर मांग की उनसे और उन्होंने एक ग्रोथ सेंटर जो है पदमपुर मोटाढांग के लिए स्वीकृत कर दिया। पदमपुर मोटाढांग के लिए ये सन 87-88 में स्वीकृत हो गया। अब 1989 में, मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, 1989 में सरकार बन गई कल्याण सिंह जी की। कल्याण सिंह जी उस ग्रोथ सेंटर को, अब तो वो स्वर्ग में, माफ़ी चाहूँगा कि मेरा जिक्र करना पड़ा, अलीगढ़ की तरफ उसको ले गए। सन 93 में मैं जब इंडिपेंडेंट यहाँ से जीता तो फिर मैंने जो है, मिस्टर कोटिया थे यहाँ पर भी, अभी कुछ दिन पहले उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उत्तराखंड के अंदर। कोटिया उस समय जो है यहाँ पर उद्योग सचिव के रूप में काम कर रहे थे यूपी में। मैंने उनसे कहा भाई हमारा एक ग्रोथ सेंटर स्वीकृत हुआ था, कैसे ये चला गया। उन्होंने कहा साहब ये तो सरकार के ऊपर है, सरकार चाहे तो इसको वापस ला सकते हैं, क्योंकि तब जो है 1989 की बात मैंने आपको बताई कि वो वहाँ लेके चले गए जब वो थे। लेकिन फिर जो है 1993 में फिर सरकार बदल गई, तब मैं इंडिपेंडेंट यहाँ पर होकर जो है रिप्रेजेंट करने लग गया विधानसभा को और यूपी में पहुँच गया विधानसभा में। तो मैंने उसकी खोजबीन किया। उन्होंने कहा कि आप चाहें तो उस समय ये विभाग जो है माननीय नरसिम्हा राव जी के पास था, प्रधानमंत्री थे, उनकी जो स्टेट मिनिस्टर थी कृष्णा शाही थी। तो मैंने एक पत्र जो है प्रधानमंत्री के लिए लिख दिया, उन्होंने कृष्णा शाही को उसको रिस्पेक्ट कर दिया और कृष्णा शाही ने जो मुझे उत्तर दिया कि यदि आप चाहते हैं तो इस प्रकार का एक प्रस्ताव बनाकर भेजें, हम इसको पुनः जो है कोटद्वार में कर दें। मैंने कृष्णा शाही का वो पत्र प्राप्त किया, मिस्टर कोटिया से बात की, उद्योग सचिव थे, मैंने कहा एक पत्र बनाइए और माननीय मुख्यमंत्री से हमने एक आदेश करवा दिया, एक पत्र भिजवा दिया कि इसको दोबारा कोटद्वार में स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक बेसिक नीड है, वहाँ पे रोजगार की दिशा में जीरो इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पर इंडस्ट्री को लगकर लोगों को रोजगार के साधन भी मिलेंगे और ये 8 जनपदों में वहाँ पर आर्थिकी को बढ़ाने की दिशा में भी एक कार्यक्रम जो है कदम होगा। तो उन्होंने फिर उसको किया और उसके बाद फिर मैं 1996 में हार गया। तो 96 से लेके फिर ये ग्रोथ सेंटर लुप्त सुप्त हो गया। 2002 में मैं फिर बना। पंडित नारायण दत्त तिवारी जो है उत्तराखंड के पहले चीफ मिनिस्टर निर्वाचित सरकार के हो गए, मैं भी पेयजल मंत्री बन गया और तब मैंने उनसे मांग की कि हमने कहा हमारा एक ग्रोथ सेंटर था, स्वीकृत हुआ, लेकिन ये आज तक गायब है, कहीं नहीं पता चल रहा है। उन्होंने, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक व्यक्तित्व था पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का, और एक जगदीशन थे ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार में उद्योग के, तो उन्होंने उसको बुलाया और मुझे भी बुलाया एक हफ्ते के बाद। तो उन्होंने पूरी कहानी, तो जगदीशन जो थे, जो सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी इंडस्ट्री थे, उन्होंने कहा कि अब तो ग्रोथ सेंटर की योजना ही समाप्त हो गई। तो क्योंकि पंडित नारायण दत्त तिवारी जी थे, मैं था और जगदीशन थे, तो मैंने कहा हमने नई मांग नहीं है, हमारी पुरानी मांग है। हमारा जो सैंक्शन था जिस पर 40 लाख रुपए स्वीकृत हुआ था कोटद्वार के लिए, उस धनराशि की बात कर रहा हूँ। तो जगदीशन ने तुरंत उत्तर दिया कि अगर 40 लाख रुपए यूपी गवर्नमेंट ने अपने उसमें राजस्व में उसमें ट्रेजरी में डाल रखा है और वहाँ से विड्रॉ हो गया, तो तब इसमें 1% गुंजाइश है कि ये शुरू हो सकता है। वो जब वापस गए तो उसके बाद 15 दिन के बाद उनका मैसेज पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के पास आता है कि आपके साथी ने जो बात रखी थी वो सच्ची है और अब ये हम लोग इसको स्वीकृत करने जा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि 2003-04 में हमने पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को बुलवाकर विधिवत रूप से सिडकुल की, जो सिडकुल जिसकी ग्रोथ सेंटर जिसको हम कह रहे थे उसका नाम सिडकुल पड़ गया और उसके लिए ज़मीन हम लोगों ने सिगड्डी के लोगों से दिलवाई। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि सिगड्डी लोगों ने
सिडकुल को स्थापित करने में एक मुहिम की, जिसमें हजारों बच्चे आज काम कर रहे हैं। उससे पहले और भी कई बच्चे काम करते थे और सन 84 में उसका विधिवत यहाँ पर जो किशनपुरी इंटर कॉलेज है, बड़ा कार्यक्रम हुआ। पंडित नारायण तिवारी जी आए, उसका शिलान्यास हुआ। उससे पहले एक मिस्टर चोपड़ा थे हमारे सेक्रेटरी उसके औद्योगिक विकास के, वो यहाँ पर सर्वे किया। वो सारी प्रक्रिया बहुत लंबी हुई, लेकिन 2004-05 में ये स्थापित हो गए। सिडकुल की बात कर रहा हूँ मैं, जो ग्रोथ सेंटर मैंने 1987 में स्वीकृत करवाया था, उसको अंततः हम लोगों ने यहाँ पे सफलता प्राप्त की। अब बात आती है कि अभी अब तो हम 85 से, क्योंकि एक बात को पहुँचाते पहुँचाते हमें काफ़ी दूर पहुँच गए। तो उस समय यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कतें थी, कोटद्वार भाबर क्षेत्र इसको कहा जाता था, और यहाँ की एक ऐसी समस्या थी जिसकी जटिलता मैं समझता हूँ मुझे याद करना चाहिए स्वर्गीय प्रधान जगत सिंह जी, जो बालासोड़ के रहने वाले थे। उनके साथ पातेराम ध्यानी जी भी हमारे साथी वर्तमान में हैं, और ये 3-4 लोगों का एक ग्रुप था, और ये आंदोलन किया करते थे कि यहाँ पर 2 रुपए के स्टाम्प पेपर की जमीनों को रेगुलराइज किया जाए। अब 2 रुपए की स्टाम्प पेपर पर यहाँ पर 80% जमीनें बिकी थी भाबर क्षेत्र की। उन 2 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जब बिकी हुई जमीनें थी, उनको कैसे अधिकार दिया जाए, कैसे भूमिधरी अधिकार दिया जाए। मैं पंडित नारायण तिवारी जी के पहले 6 महीने में पहुंच गया, फिर मैं वहीं पहुंच गया सन 85 में। तो मैंने उनसे कहा कि ये बहुत बड़ी एक समस्या, ये 1987-88 की बात बता रहा हूँ मैं आपको दोबारा। 88 में ये लोग मेरे पास है और उन्होंने कहा कि 2 रुपए की भूमि ऐसी है और हमने क्रय की हुई है, अब ये जमीन हमारे नाम पर होनी चाहिए और भूमिधरी के जैसी होनी चाहिए। मैं पंडित नारायण तिवारी जी के पास गया और उन्होंने कहा इसमें तो बहुत बड़ा टेढ़ा काम है, क्योंकि 2 रुपए की जमीन, उसमें प्रीमियम नजराना बोलते हैं उसको, नजराना पता नहीं कितना ज़्यादा हो जाएगा। और मैंने कहा आज की तारीख में ज़मीन का स्वामित्व उन्हीं के पास है, लोगों के पास है, उन्होंने बाकायदा कब्जा उनके पास है, और हमने सुना कि कब्जा सच्चा होता है। तो लिहाजा अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर 2 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अगर उस समय अनुमति दी गई क्रय और विक्रय करने में, तो अब इसको नियमित करने की जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए। मैंने ढंग से उनके सामने कहा, तो उन्होंने मेरे मुंह पे देखा कि आप क्या वकील हो? मैंने कहा मैं वकील नहीं हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ और आपका शिष्य हूँ, आपसे सीख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर जो है राजस्व के अधिकारियों को बुलाया और उन्होंने कहा भाई ये मसौदा है, ये प्रधान लोगों के साथ शिष्टमंडल लेके नेगी जी आए हैं, 2 रुपए की जमीन को कैसे भूमिधरी बनाना है, इस पर जो है निर्णय होना है और ये जरूर होना है। मुझे खुशी है कि 1988-89 में उस पर एक आदेश जारी हो गया कि ये भूमि को भूमिधरी अधिकार देते हुए अब इसमें यह तय होना था कि उस जमीन पे अगर 10 बीघा जमीन है, किसी की 50 बीघा जमीन है, जो 2 रुपए के स्टाम्प पेपर पर खरीदी गई थी, उसको कैसे नियमितीकरण किया जाए और कितना उसमें प्रीमियम दिया जाए, नजराना जिसको कहते हैं हम लोग। तो वो क्योंकि उस समय की स्थिति आप 87, 88, 89 में अगर देखेंगे तो यहाँ की माली हालत किसी भी व्यक्ति की बहुत आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हुआ करते थे। मेरी ये जिद थी कि जो पैसा उस समय दिया गया, जो वैल्यू उसकी उस समय थी, उसका जो है 1, 2, 5% ले लिया जाए। तो 10 बीघे पे किसी को 500 रुपये देना पड़ा, 20 बीघे पे उन्होंने 1000 रुपये देना पड़ा, उससे कम पे उसके कम रेशो, यानी 200, 300, 500, 1000 रुपये तक जो है लोगों ने जमा किया और वो विधिवत ढंग से वो जमीन भूमिधरी हो गई उस व्यक्ति के नाम पर, जिस पर आज यहाँ पर लोग काबिज हैं, जिसको करोड़ों के रुपए में बेचा जा रहा है। तो ये मैं सिर्फ उस कहानी को बता रहा हूँ कि ये कोटद्वार की स्थिति तब क्या थी, आज क्या है। तो इसको रफ्ता रफ्ता हम लोगों ने गति देने का प्रयास किया। उस समय यहाँ पर स्कूल नाम से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जहाँ पर हमारे बच्चे बेहतर पढ़ सकते हों। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि सन 85 से लेकर 90 के बीच में वो कार्यकाल मेरा एक ऐतिहासिक, मैं अपने आप कह रहा हूँ लेकिन ऐतिहासिक कार्यकाल कह सकता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से मानता था कि अगर बच्चे को शिक्षित कर लिया गया, अगर उसका शैक्षणिक माहौल बना दिया गया, अगर शिक्षा के इन मंदिरों को बना दिया, तो मैं समझता हूँ उत्तराखंड का आने वाले समय में उन 8 जनपदों का, उत्तराखंड तो अब निकल रहा है मेरे मुंह से,
उन 8 जनपदों का भविष्य निश्चित रूप से बेहतर हो पाएगा। और लैंसडौन विधानसभा में अकेले मैंने इतने जूनियर हाई स्कूल खोले, इतने हाई स्कूल खोले, इतने इंटरमीडिएट खोले, इतने जो है डिग्री कॉलेज खोले कि आज वहाँ पर उस समय तो एक क्रेज होता था कि इतने किलोमीटर की दूरी पे जो है विद्यालय नहीं है, आखिर कैसे जाएगा, 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल कैसे जाएगा छोटा बच्चा। तो उस पर एक नज़रिया मैंने बदला और उससे बहुत ज़्यादा क्रेज लोगों में हुआ। और जब मैंने ये काम करने का प्रयास किया, पेयजल लाइनों को बिछाना शुरू किया ग्रेविटी से पूरे उत्तराखंड के इन जिलों में, जिन ब्लॉकों की मैं बात कर रहा था अभी लैंसडौन विधानसभा में, तो उसी का परिणाम था। लोगों ने कहा कि ये नौजवान जो है इतना अच्छा काम कर रहा है, इसको जब मेरे को टिकट नहीं हुआ और टिकट किन परिस्थितियों में नहीं हुआ उसके बारे में मैं कभी अलग से बताऊंगा, लेकिन मुझे लोगों ने कहा नहीं आपको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा भाई मैं नहीं लड़ सकता हूँ, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। कहाँ गंगा, कहाँ दूसरा रामगंगा, नैनीडांडा और बिरोखाल इलाका इसमें पूरा पड़ता है। तो किसी ने गाड़ी लिया है कि नहीं आपको चलना है, करना है। और ये बात सही है कि जब मैं 1993 का चुनाव मैंने लड़ा तो मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और मैं बहुत अच्छे मतों से जीता, जिसमें राष्ट्रीय दल थे दोनों, वो दोनों पिछड़ गए। और तब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 1993 में एक कहानी और लगाना चाहता हूँ कि तब यहाँ पर बीएड के बच्चे बहुत बड़ी संख्या में बेकार थे। दुर्भाग्य से 1985 से लेकर 90 के बीच में भी एक दिक्कत आई थी, जिसको मैं फिर वापस आपको ले जाना चाहता हूं कि यहाँ पर स्कूलों में, कॉलेजेज में, चाहे वो हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट कॉलेज हो, किसी भी विद्यालय में नियुक्ति करने को लेकर रोक लगी थी कोर्ट से। तब एक एलपी पांडे थे, एडिशनल डायरेक्टर उनको कहा जाता था एजुकेशन का, पार्क रोड पर उनका ऑफिस था। बहुत डायनेमिक आदमी थे और बहुत उनका लगाव हो गया था। तो वीर बहादुर सिंह जी ने, उस समय वीर बहादुर सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे 84 से लेकर 87 के बीच में, 88 के बीच में। पहले 6 महीने मैंने बताया आपको कि पंडित नारायण तिवारी रहे, फिर आखिरी 6 महीने में जब चुनाव होने जा रहा था फिर तिवारी जी है, बीच के कार्यकाल में वीर बहादुर सिंह। तो उन्होंने जब एक बैठक ली जो मैंने आहूत करवाई थी कि आखिर इसका रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा, विद्यालयों में अगर टीचर नहीं है तो हम बहुत बड़ा धोखा जो है बच्चों के साथ कर रहे हैं, उनके भविष्य कर रहे हैं। इन 8 जनपदों का भविष्य जो है अंधकार में नहीं डाला जा सकता। ठीक है, अगर कोर्ट ने किसी प्रकार इस पर रोक लगा रखी है, उसको रोक नहीं हट पा रही है, तो वैकल्पिक व्यवस्था आप लोगों को करनी होगी। तो मिस्टर पांडे खड़े हुए कि एक बात मैं कहना चाहता हूं सर, क्योंकि उस समय तो मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, मैं भी था और लोग भी थे। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि हम अंशकालिक एक व्यवस्था प्रारंभ करते हैं। यानी कि अंशकालिक का मतलब ये है कि हम उनको रेगुलर टीचर के रूप में भर्ती नहीं करेंगे, उनको रेगुलर वेतन नहीं देंगे, कंसोलिडेट यानी एक मुश्त हम एक धनराशि देंगे उनको और वो उस पर हम नियुक्त कर सकते हैं और इससे इनकी समस्या का समाधान होगा। आपको खुशी होगी ये जानकर कि उस समय करीब 86 की बात होगी, 86 के लास्ट की बात होगी, अंशकालिक टीचर्स की व्यवस्था प्रारंभ हो गई। एलटी लग गए, लेक्चरर लग गए, बच्चों को रोजगार मिलना प्रारंभ हो गया, पठन पाठन प्रारंभ हो गया। और फिर बाद में इन्हीं अंशकालिक टीचर्स को विधिवत ढंग से बाद में कुछ समय बाद उनको रेगुलर भी कर दिया गया। तो इस ढंग से हमने जो स्थिति विस्फोटक बनी हुई थी उसके लिए रास्ता ढूंढा और निकाल कर उसको सामने रखा। एक दिन की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहला ट्यूबवेल स्वीकृत हुआ था उस समय पंडित नारायण तिवारी थे। क्योंकि आगे पीछे कर रहा हूँ मुझे कोई, क्योंकि आपने अटेंडम ये प्रश्न रखा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो मैं भी वही बता रहा हूँ। तो जब मैं एक दिन पंडित नारायण तिवारी जी के पास बैठा था, गया था मिलने के लिए, और मैंने यहाँ की पानी की समस्या के बारे में फिर कहा, उसी दौरान की बात है। तो उन्होंने एक एमडी मिस्टर शर्मा थे जो पेयजल निगम के थे वहाँ पे, और वो बहुत दूर उनका ऑफिस था। मुझे ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं था क्योंकि पहली बार तो विधायक चुनकर गया था, हालांकि ससुराल मेरी वहाँ है, लेकिन बहुत
पूरे क्षेत्र को, लखनऊ को मैं जानता नहीं था। तो मैंने उनको कह दिया, ये बात थी करीब ठीक 10 बजे की। तो पहले तो पंडित नामजद तिवारी जी क्योंकि अधिकारियों को बड़ा सम्मान करते थे, और उन्होंने कहा बधाई हो। उन्होंने कहा कहाँ हैं आप शर्मा जी? उन्होंने कहा जी मैं ऑफिस में बैठा हूँ। ओह बधाई हो आपको। कहते तो मैं तो 9:30 बजे आ जाता हूँ उधर से, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा मैं सुरेंद्र सिंह नेगी जी को भेज रहा हूँ, विधायक जी हैं, और ये इनकी बात सुनिए, और ये पानी की समस्या को लेकर आपके पास आ रहे हैं, और इनका समस्या का समाधान आपको करना है। मुख्यमंत्री सीधे एमडी को बात कर रहा है। मैंने कहा जब वो हो गया, उन्होंने बात कर लिया, मैंने कहा मैं जाऊंगा कैसे, मेरे पास तो मालूम ही नहीं कहाँ है वो। तो उन्होंने अपने एक पीए को बुलाया, कहा कि नेगी जी को एक गाड़ी दो, और ये बिल्कुल क्लार्क उधर उसके अंदर जाके वो ऑफिस था। तो मैं वहाँ चला गया। शर्मा जी इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने किसी व्यक्ति को भेजा है, विधायक को भेजा, तो सुननी तो पड़ेगी। मैं बैठ गया। इत्तेफाक से वहाँ पे यूनिसेफ के भी कुछ लोग बैठे थे, वो उन्हीं की बैदियों उसी की वजह से 9:30 बजे से बैठे थे। यूनिसेफ आप जानते होंगे, जो बच्चों के लिए भी काम करते हैं और समाज सेवा में भी लगे रहते हैं। तो उन्होंने पहला सवाल तो मैंने कहा जी ट्यूबवेल खोदने, उन्होंने करने की जी ट्यूबवेल तो नहीं खोद सकते, ट्रायल नाम पे जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा। लेकिन मेरे जाने से फायदा हो गया कि यूनिसेफ के अधिकारी वहाँ पर बैठे थे। तो उन्होंने उस व्यक्ति से जो अधिकारी के रूप में यहाँ पर बैठा है, उन्होंने दूसरे कमरे में चले गए थे। उन्होंने दोबारा बुलाया कि ये विधायक जी हैं और माननीय पंडित नामजद तिवारी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भेजा है इनको खास तौर पर, आप इनकी क्या मदद कर सकते हैं वहाँ पे। मुझे हैंडपम्प के बारे में जानकारी नहीं थी, ये बात हो रही है। और उस समय उन्होंने कहा हम ट्राई कर सकते हैं, मतलब देवी मंदिर का पुल ट्यूबवेल तो सैंक्शन हो गया ट्रायल पे, और बात आ गई हैंडपम्प पे। तो हैंडपम्प उन्होंने कहा कि आप कहाँ कहाँ लगाना चाहेंगे। तो मेरा क्षेत्र होता था उस समय, एक तो अमूला होता था यमकेश्वर में, गाड़ियों पुल होता था दूसरा रिखणी खाल में, और ये भयांसु, हमने भयांसु थलदत भयांसु देख सुना होगा, वो मेरा क्षेत्र होता था भदाली खाल। और एक मैंने कहा पौड़ी की तरफ आप जो है बुबा खाल से पहले एक जगह पड़ती है घोड़ी खाल। मैंने कहा इन 4-5 जगह पे सर्वे करिए। मैंने जानबूझ के हाइट वाले ये सवाल, सिर्फ गाड़ियों पुल जो है रिवर बेड पे है, बाकी सारे हाइट पे थे। उन्होंने उसका सर्वे किया और करीब 3-4 महीने बाद सर्वे की रिपोर्ट आई कि यहाँ पर हम लोग हैंडपम्प खोल सकते हैं। हैंडपम्प वहाँ पर लगाए गए। गाड़ियों पुल वाला हैंडपम्प आज भी पानी दे रहा है, ये सन 86-87 का है। अमोला का भी पानी दे रहा है। भयांसु ये भदाली खाल का भले वो नहीं दे रहा, लेकिन काफ़ी समय तक चलता रहा। घोड़ी खाल का भी डिफंग हो गया। लेकिन यूनिसेफ वालों की बात मुझे मालूम थी, और उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू करवाया हैंडपम्प का। इत्तेफाक से 2002 में मैं पेयजल मंत्री हो गया इत्तेफाक से। तो मैंने कोटद्वार ही नहीं पूरे उत्तराखंड की प्यास जो है हैंडपम्प से बुझा दी थी। पहले यहाँ पर आपको याद होगा कि एक ट्यूबवेल को बनाने में 5 साल लगते थे। जब मैं मंत्री बना, पेयजल मंत्री, तो मैंने सारे अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा भाई एक कौन सी टेक्निक है जो 5 साल में एक जो है आपका ट्यूबवेल खुद रहा है। मैंने कहा इस पूरे भूमंडल में देश विदेश में कहीं तो कोई ऐसी योजनाएं होंगी, कोई ऐसे कोई मशीनें होंगी जो जल्दी खोद दे। मैंने कहा 1 हफ्ते का मैं टाइम देता हूँ आपको, 1 हफ्ते में मुझे बताना होगा। तो जो एमडी थे, जो इसी का खास तौर पर ट्यूबवेल का काम, एक एमडी उसका अलग से डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने ढूंढ निकाली। कनाडा की एक जो है मशीन चंडीगढ़ में काम कर रही थी। मैंने कहा उनसे कांटेक्ट करो। वो आए मेरे पास। मैंने कहा कांटेक्ट करो और उनको कहो कि यहाँ पर 25 ट्यूबवेल हमको खोलने हैं, और आप जो है 5-6 महीने के लिए हमें मशीन दे दो। हमें क्या मालूम था, वो 1 हफ्ते में 700 फीट मीटर तक खोल देती थी 1 हफ्ते में। और फिर हमने कोटद्वार में उसी समय जो है 15 ट्यूबवेल खुदवा दिए, हरिद्वार में खुदवा दिए, आपके इधर देहरादून खुदवा दिए, इधर हल्द्वानी खुदवा दिए। तो ये एक सिलसिला चलता रहा। और ये ट्यूबवेल के साथ साथ हैंडपम्पों का आपने देखा होगा। उस समय तो मुझे हैंडपम्प मंत्री भी कहने लगे लोग कि मैं हैंडपम्प के मशीनों को ले जाता था अपने साथ, जहाँ जाता था वहाँ पे ट्रायल करवाता था, खुदवा देता था। लेकिन लोगों की प्यास बुझाने का काम 2002 से लेकर 2007 के बीच में
बहुत ज़्यादा हमने काम किया। और यही नहीं, हमने पंपिंग योजनाओं को भी स्वीकृत करवाया, ग्रेविटी का पानी भी दिलवाया। बड़ी सी बड़ी योजनाओं को हम लोगों ने संपादित करते हुए लोगों को, खास तौर पर महिलाओं के सर से घड़े और बंठे उतरवा दिए। ये मैं कह सकता हूं कि 2000 ये तब की, क्योंकि इनिशियल स्टेज में 1985 और 90 के बीच में यूनिसेफ वालों की दी गई वो बातें जो समझाई गई थी, उसी को हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि कोटद्वार में आज भी दूसरे मंजिल पे पानी, तीसरे मंजिल पर पानी जाता है। आज कहीं भी न तो खो नदी का पानी सीधे इस्तेमाल किया जाता है, न नहरों का पानी इस्तेमाल किया जाता है, ना ही जो है किसी स्रोत का पानी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्यूबवेल, यानी कि जो पानी बिस्लरी की बोतलों में जमा होता है या होता है, उससे भी महंगा पानी हम लोग जनता को पिला रहे हैं, क्योंकि मशीनें करोड़ों रुपए की लागत से एक ट्यूबवेल खुदता है, उसमें करोड़ों की लागत से उसमें जो है पाइपलाइन बिछती है, करोड़ों की लागत से उसके मेंटेनेंस के लिए जो है कहीं अधिशासी बनता है, कहीं यही है, कहीं यही है, कहीं कंप्यूटर, कहीं जो है पंप संचालक है। तो ये बहुत सारे एक व्यवस्थाएं हैं जिसको लगा के पानी लोगों को मिल रहा है। हम संतुष्ट हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी ना है। तो मेरा ये कहना है कि आदमी के अंदर अगर काम करने की शक्ति हो तो सारे काम होते हैं, काम किए जाते हैं। अब हमको इस सिलसिले को अगर आगे बढ़ाएं तो बहुत बारीकी से चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मोटे मोटे तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक उसके बाद जो है मैं 2012 में जो है स्वास्थ्य मंत्री बन गया, समाज कल्याण मंत्री भी बन गया, और बहुत सारे और डिपार्टमेंट भी मिले। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़कें और रोजगार की थी। तो इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पे हमने बेस हॉस्पिटल को इसलिए बनाया था कि भाई मात्र यहाँ पे ये बहुत बड़ा 15 विकास खंडों का ये पूरा जनपद है, यहाँ पर अगर इसको बेस हॉस्पिटल बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से 15 विकास खंडों के लोगों को एक सहूलियत मिलेगी। नहीं, जो ये बेस हॉस्पिटल कहने से पहले जो संयुक्त चिकित्सालय बना था ये, तो वो अभी आपके टाइम पे बना होगा, आपके कार्यकाल में बना होगा। तो उसके बाद ये जो 50 बेड के डायरेक्ट आप जो ये बेस हॉस्पिटल क्या कहेंगे इस पर? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, पहले कि मैं आपका सवाल का जवाब दूँ। जब मैंने ये संयुक्त चिकित्सालय से इसको उच्चीकृत करने के लिए बेस हॉस्पिटल का दर्जा दिलाया, और इस पर मैंने 3 एजेंसियों को बुलाया, 3 एजेंसी, PWD को बुलाया कि आपको ये डिजाइन तैयार करना है, और शर्त ये थी कि आपको ये हॉस्पिटल एक दिन भी बंद नहीं रखना है और इस बिल्डिंग को बनना है। PWD वाले तो एकदम भाग गए, उन्होंने कहा जी हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर नेगी जी से कोई गलत कमिटमेंट कर दिया तो फिर नुकसान हो जाएगा। फिर दूसरी एक कंपनी को बुलाया, उन्होंने भी उसको कहा था भी संभव नहीं है, एक दिन भी कैसे नहीं होगा बंद। मैंने कहा ये तो तय है कि संयुक्त चिकित्सालय बंद नहीं होगा। अब मेरे पास फिर ये उस समय ये जो काम करते थे, उत्तर प्रदेश निर्माण निगम काम करता था, यहाँ हर जगह चलता था, वो मेरे टच में आया। मैंने कहा भाई काम कर सकते हो? उन्होंने कहा जी हम कर देंगे। प्लानिंग मैंने बताई, PWD वालों को ये बताई कि पहले हम इस बिल्डिंग को बनाएंगे, फिर पीछे से आगे को लाएंगे, आगे का जो सिस्टम हम पीछे ले जाएंगे, जो ट्रामा वाली बिल्डिंग है उसमें सारा हॉस्पिटल चलेगा। तो वो उनके दिमाग में आ गई, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक मुझे लगे, और उनसे मैंने ये काम, उनको टेंडर हुआ बाकायदा, फिर उसके बाद उनका टेंडर अवार्ड हो गया, उसके बाद काम शुरू हो गया। तो ये एक ऐसी मिसाल है, प्लानिंग मेरी थी कि कैसे ये बनेगा और कैसे एक दिन भी हॉस्पिटल बंद नहीं रहेगा। ये कोटद्वार की जनता इसमें गवाह हो सकती है, वो मरीज जिन लोगों ने उस समय उपचार करवाया होगा वो इसमें गवाह हो सकते हैं। अगर आपको मालूम होगा इसके निर्माण का कार्य और संचालन जो संयुक्त चिकित्सालय था वो निरंतर चलता रहा। अब ये बात आती है कि चिकित्सालय हमने बना दिया, तब यहाँ पे संयुक्त चिकित्सालय में 34-35 डॉक्टर होते हैं, जिसमें से हमारे 30-32 डॉक्टर हमेशा यहाँ पे रहते थे। और उस समय क्योंकि मैं मंत्री के हैसियत से भी था, तो मेरा ये बहुत स्पष्ट रूप से कहना था कि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को आप रिफर नहीं करोगे, आपको इलाज यहीं पे करो। 3 जो है ऑर्थो के सर्जन यहाँ पे थे,
गायनकोलॉजिस्ट लेडीज थी, सर्जन 2 थे, फिजिशियन 2 थी, कार्डियोलॉजिस्ट चौधरी थे, और बाकी सारा काम यहाँ पे होता था। बहुत ही लाइलाज अगर कोई व्यक्ति था वही जाता था बाहर। बाकी आज की तारीख में 58 डॉक्टर यहाँ पर होने चाहिए। बेस हॉस्पिटल का जो सैंक्शन पोस्ट है डॉक्टर की 58 पोस्ट है। 58 के सापेक्ष मात्र 18-19 डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध हैं। अब स्वाभाविक रूप से जब 300 बेड का ये हॉस्पिटल है तो उसकी संख्या बढ़ी है। पहले जो है ये करीब 80-70 का एक मरीजों का स्थान था, तो उसमें इसमें बहुत फर्क है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस दिशा में काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर्स को लाना बहुत मुश्किल कार्य है, हम महसूस करते हैं। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्थाओं को लैस करना बहुत आवश्यक है, जिस पर मैंने सर्जिकल कैंप्स यहाँ पर स्थापित किए, मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों तक सर्विसेज दी, और ये भी किया कि पूरे उत्तराखंड में जहाँ मैंने कोटद्वार में बेस हॉस्पिटल बनाया, वही मैंने शिमली चमोली में बेस हॉस्पिटल स्वीकृत करवाया जो चल रहा है। गोपेश्वर के लिए सैंक्शन हुआ था, पता नहीं उसकी जमीन मिली या नहीं बनी, लेकिन मेरा एक बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट था कि पूरा उत्तराखंड के हर जनपद में एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, ताकि पूरे क्षेत्र के लोग वहाँ पर आएँ, अपना उपचार करवा लें, और फिर उसको उपचार करने के बाद उनको बाहर न जाना पड़े। मैंने पिथौरागढ़ में स्ट्रेंथन किया, अपग्रेड उसको किया, उधर जो है चक्रोता में किया, उधर जो उत्तरकाशी में किया, इधर हर जगह हम लोगों ने एक प्लान चॉकआउट किया। हर जगह हम लोगों ने डॉक्टर्स की नियुक्ति भी की, और जहां डॉक्टर नहीं जा पा रहे थे वहां सर्जिकल कैंप की स्थापना की। 7 डेज का एक कैंप लगता था जिसमें सर्जरी होती थी 150 से ज़्यादा। पिथौरागढ़ जैसी जगह में हम लोगों ने सर्जरी करवाई जब वहाँ पर डॉक्टर नहीं जाते। वो पीपीपी मोड के माध्यम से हम लोगों ने डॉक्टरों को हायर किया, और उनको ये कहा जाता था कि आपको 150 ऑपरेशन करने, जिसमें आंखों के इतने होंगे, इतने हड्डी के होंगे, इतने गॉल ब्लैडर के होंगे, इतने स्टोन के होंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुल ढंग से उस काम को किया। एक और तरीका मैंने अपनाने का प्रयास किया कि हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर अगर पौड़ी में हम देखते हैं तो डॉक्टर के लिए रिहायशी मकानी आवास नहीं, वो कहीं दूर दराज जाके देखते हैं। स्वाभाविक रूप से हर आदमी चाहता है कि भाई किफ़ायती दाम पर उसको मिले, तो नज़दीक तो मिलने सर आप बाहर जाएंगे। तो उस समय हमने ये कंसेप्ट डेवलप किया कि प्रत्येक हॉस्पिटल के अंदर रेजिडेंशियल डॉक्टर के लिए और स्टाफ के लिए होनी चाहिए। कोटद्वार में मैंने 30 डॉक्टर के लिए खोला, अभी 20 डॉक्टर तो जो है उन पर रह रहे हैं, लेकिन जो तीसरी बिल्डिंग अभी बन रही है, कब तक बनेगी चलो चलेगी। लेकिन मेरा मतलब ये था कि डिसेंट्रलाइज हम लोगों ने करने का प्रयास किया था। हर क्षेत्र में कोशिश की थी कि लोगों को ज़्यादा दूर न जाना पड़े। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही कारगर योजना मैंने उस समय हेल्थ डेवलपमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए वर्ल्ड बैंक से 950 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए थे। अगर वो पैसा हमको मिल गया होता, जिसको किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया, उसका जिक्र करना उचित नहीं है कि जो नहीं हो पाया, लेकिन अगर वो पैसा हमारा मिल जाता तो हमने उसमें ये किया था, वो एजेंसी हम हायर करते, और सपोज पौड़ी में डॉक्टर्स की कमी है, हम उस एजेंसी को कहते कि आप यहाँ पे सर्जन उपलब्ध करवाइए, आप गायनोकोलॉजिस्ट उपलब्ध करवाइए, यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन उपलब्ध करवाइए, यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध कराइए। वो उसकी जिम्मेदारी थी और उस पैसे को इस्तेमाल होना था, और वहीं पर इलाज सब लोगों का होता। लेकिन क्योंकि और ये अगर हम लोगों को उस समय पैसा मिल गया होता तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी समस्या नहीं होती, खास तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं में। दूसरा, उसके बाद वो पैसा रिलीज हुआ जब सरकार दूसरी बनी 17 के बाद। अभी भी वो योजना चल रही है, कहाँ चल रही है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था जिसमें बहुत मशक्कत हमने की थी, उसको हमने कराने का प्रयास किया। आप ये भी जानते हैं कि राज्य सरकार के पास स्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, वो रिकरिंग बजट उसी में खो जाता है, उनकी तनख्वाह भी चला जाता है। तो अब इसके लिए अतिरिक्त पैसा कहाँ से लाएं? तो हम NHM नेशनल हेल्थ मिशन जो पैसा देता, करीब उस समय तो 400-500 करोड़ रुपए देता था, और उसमें हम लोग उन अधिकारियों को बुलाते थे NHM के जो भारत सरकार से आते थे कि भाई आप इस प्रकार की योजना बनाइए जो हमारे लिए उपयोगी है, और उनको हमने
योजनाओं को बनाया। उसी NHM के पैसे से हमने जो है मोबाइल वैन चलवाई कि अगर आज कोई दुर्घटना में है तो उसी तारीख पे अगले महीने भी आएगा, फिर अगले महीने भी आएगा। यानी हर व्यक्ति को मालूम होगा कि पहली तारीख को वहाँ पे आएगा, 15 तारीख को फलानी जगह जाएगा। और वो एक बहुत कारगर मतलब ये है कि सचल वाहन के माध्यम से, जिसमें 6 डॉक्टर होते थे, सर्जन होता था, फिजिशियन होता था, गायनोकोलॉजिस्ट होती थी, GDMO होता था, और एक वैन होती थी जो माता मंगला जी, भोले महाराज जी, हंस फाउंडेशन से हमने उपलब्ध करवाई थी। उसमें 40 टेस्ट वहीं पर होते थे कि जो व्यक्ति वहाँ पर पेशेंट के रूप में अपना भी इलाज करवा रहा है उसको वहीं पर इलाज भी मिलता था। तो ये व्यवस्थाओं को करने के लिए आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए 2013 में आप जानते हैं कि केदारनाथ में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, और रामगढ़ जगह एक है जहां पर रुकते थे लोग, और पूरा का पूरा पहाड़ बह गया था, मालूम है ना। तब दूसरे पहाड़ी से रास्ता निकाला गया था जिसमें वर्तमान, तो जब वहां हम अल्टरनेटिव व्यवस्था करके जो है केदारनाथ यात्रा को यथावत बना रख सकते हैं, तो ऐसी ही स्वास्थ्य सेवाओं में भी हमको अल्टरनेटिव व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से डालना होगा ताकि यहाँ पर बेहतर व्यवस्थाएं की जा सकें, और इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंचाई विभाग के द्वारा यहाँ पर गोलों की मरम्मत तक नहीं होती थी। 1985 में हमने गोलों की मरम्मत भी करवाई, पानी जो उसका राइट को है, लेफ्ट को, इन दोनों को स्ट्रेंथन किया, हर खेत तक पानी पहुंचाया, लोगों के खेतों में जो है 80 फसलें हुई, और जब फसलें हो गई तो जो है हाथी का आना भी प्रारंभ हो गया जंगलों से, क्योंकि जंगलों में उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो आपको सन 85 और 87 के बीच में मैंने एक और योजना प्रारंभ की, मैं पीछे आगे पीछे जा रहा हूँ। तो उस समय आपने देखा होगा सोलर फेंसिंग, यानी जिसमें बिजली का इस्तेमाल नहीं होना था, हमने सोलर फेंसिंग लगवाई। किसी को अगर मालूम होगा तो 87, 88, 89, 90, 91 ये लगातार चलती रही, और एक भी जंगली जानवर खेतों तक नहीं आया, किसी को नुकसान नहीं हुआ, न खेतों में गया, न किसी जानवर ने किसी इंसान को मारा। तो ये सोलर फेंसिंग की योजना भी दिमाग में मेरी कि कैसे इस पूरे इलाके को हम सोलर फेंसिंग शामिल किया जाए। फिर क्योंकि मैं 90 में हार गया, 91, 92, 93 चला गया, तब तक तो किसी नुकसान हुआ नहीं। फिर जब तक वो टूट फूट होने लग गई, लोगों ने भी कहा कि इस पर अब करंट नहीं है, कोई लोग उसको काट के ले गए, छत में अपने कपड़े सुखाने लग गए, बजाय कि उसको थोड़ा सा चार्ज करवाते, उस पर व्यवस्था करते। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो आपको ये बताना चाहता हूँ, जब वो हो गया तो हमने हाथी बाड़ बनानी शुरू कर दी। हमने हाथी बाड़ भी लगवाई चारों तरफ, अगर आपने देखा होगा, और हाथी बाड़ बढ़ के फिर हमने हाथियों से या उससे जंगली जानवरों से उसको रुकाने का प्रयास किया। तो ये चीज़ें जो बुनियादी हैं, क्योंकि इससे कृषक है, आमदनी का साधन हमारा कौन है, क्या है, कृषि है। कृषि से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा समाज है, उन लोगों को राहत कैसे मिले ये आपको अपने विवेक से सोचना होगा। तो नेगी जी, जैसे कि आपने यहाँ पे 4 मुख्यमंत्रियों के साथ आपने काम किया है, तो उन 4 मुख्यमंत्रियों में जो ज़्यादा लगाव कोटद्वार की तरफ रहा है, इसमें कौन रहा है, किसने ज़्यादा पैसे किसके कार्यक्रम में आपने? देखिए, ऐसा है कि एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं सन 85 में MLA बना, तो ये ऊपर कुदरत ने कुछ ऐसा किया है कि वो हमारी बात को कोई भी मुख्यमंत्री टाल नहीं पाया या हल्के में नहीं ले पाया। बहुत बड़े कद के व्यक्ति पूरे देश के अंदर पंडित नारायण तिवारी थे, और उन्होंने भी इस बात को माना था, और पब्लिकली भी बोलते थे, विधायकों के बीच में कहते थे कि ये ग्रास रूट पे जाता है ये व्यक्ति, इनसे मालूम करो, बाकी किसी से मत पूछिए। और उनके साथ बहुत अच्छे थे, क्योंकि उनका कार्यकाल उस समय सिर्फ 1 साल था, 6 महीने पहले, 6 महीने बाद में 4 साल का कार्यकाल वीर बहादुर सिंह। बुनियादी तौर पर स्वर्गीय चंद्रमोहन सिंह नेगी जी ने मुझे जो है एक किस्म से राजनीति में बुलाए। उनका व्यक्तित्व, उनका प्रशासनिक क्षमता, उनके अंदर जो शैली थी, उसको थोड़ा मैंने अडॉप्ट किया। और फिर उसके बाद वीर बहादुर सिंह जी आए 4 साल में मैं एक पुख्ता समाजसेवी बन गया, क्योंकि
उन्होंने मुझे स्थापित कर दिया। किसने? वीर बहादुर सिंह जी ने। मैं जो कहता था वो कर देते थे और बहुत मानते थे। उनको मालूम था कि व्यक्ति का हिडन एजेंडा कुछ नहीं, पीठ पीछे कुछ नहीं, जो यहाँ सामने है वो पीठ पीछे। तो उनका अपने अधिकारियों को ये कहना होता था कि नेगी जो भी काम करता है, काम लाता है, उसको आप सिरे से लिया करो। और कई मौके पे वो जब रेस्टलेस होते थे तो मैं उनको बहुत कुछ समझाया करता था, तो उससे वो और थोड़ा सा होते थे उधार। क्योंकि उस समय एक दौर ऐसा भी था जब अरुण नेहरू जी थे और थोड़ा अनबन होती रहती है, चलती रहती है। तो मैं उनको उस समय जो है एक किस्म से मरम पट्टी जैसे होती है ना, कि किसी व्यक्ति को सहेजना, उसको हिम्मत दिलाना। क्योंकि वो भी बहुत ये समझे ग्राउंड के एक नेता थे, बिल्कुल वर्कर से वो जुड़े हुए होते थे, और इसीलिए शायद उन्होंने मुझे भी पहचाना। तो तिवारी जी ने पूरा सहयोग दिया, वीर बहादुर सिंह जी ने सहयोग दिया। फिर तिवारी जी 2002 में आ गए, तो पूरा जो है 5 साल तक उनके उसमें उनका पूरा सहयोग जो भी रहे। ये कोटद्वार के 2 पुल, जो सुखरो पुल और मालन के पुल, इन दोनों का पुल का डीपीआर बन गया, सैंक्शन हो गए। वित्त विभाग के द्वारा मैंने सैंक्शन ले ली, टीएसी ने अप्रूव कर दिया, वित्त ने भी सैंक्शन कर दिया। 8 दिसंबर को, नवंबर या दिसंबर में, इस समय भूल रहा हूं, कि हमने दोनों पुलों के लिए पैसा सैंक्शन कर दिया वित्त विभाग से। दोनों पुलों को, एक का 3.5 लाख, एक 12.5 लाख, मालन पुल और सुखरो पुल। इंसिडेंटली इसका 30 तारीख को हम लोगों ने दोनों पुलों का वो करना था। एक का शासनादेश जारी कर दिया था। पंडित नारायण तिवारी जी ने कहा नेगी एक साथ वो दोनों करेंगे तो तुम फिर लोग नाराज हो जाएंगे, विधायक कहेंगे नेगी के लिए तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा एक तो मैं अभी शासनादेश करवा रहा हूँ। शासनादेश का मतलब हुआ है कि विभाग को एक किस्म से अधिकृत करना कि आप काम करने के लिए इसमें अधिकृत हुआ। जीओ का मतलब ये होता है। जो मेन प्रोजेक्ट होता है वो होता है वित्त स्वीकृति, यानी अगर पैसा आपने सैंक्शन कर लिया तो आप फिर जो है, क्योंकि उसको बजट में प्रोविजन होता है कि अगर करीब 26 करोड़ रुपए सैंक्शन है तो उस पैसे को आप सुरक्षित रखोगे अलग, कि ये दोनों पुलों के लिए, वो फिर और कामों में नहीं लगेगा। और अगर लगेगा भी तो फिर वो कुछ दिन बाद फिर उसी 26 करोड़ रुपए का आपको देना पड़ेगा। तो वो सैंक्शन हमने अपने कार्यकाल में कर दिए। उसके बाद 2 दिन का फर्क था, 30 तारीख का वो होना था दोनों का शिलान्यास। फिर सरकार बन गई, आदरणीय हमारे खंडूड़ी जी मुख्यमंत्री बन गए। और खंडूड़ी जी जब बने तो टीपीएस रावत जी भी को अपनी सीट देनी पड़ी, फिर वो भी चुनाव लड़े। उसके बाद उनके कार्यकाल में ये दोनों पुल बने, लेकिन सैंक्शन वो मतलब पैसा मेन होता है। कार्य तो सरकारें बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। जिस प्रकार की मैं आपको पीडब्ल्यूडी का बंगला बताना चाहता हूँ। पीडब्ल्यूडी का बंगला यहाँ पर मैंने सैंक्शन किया, इसके 70 लाख रुपए की कॉस्ट थी। ये जमीन पीडब्ल्यूडी पौड़ी की थी, मैंने इसको ट्रांसफर करवाया कोटद्वार के नाम पे, तब इसमें सैंक्शन करवाया। और मोतीलाल बोरा जी को इसको जो है उद्घाटन करना था, जब ये इस प्रदेश के यूपी के क्या थे, गवर्नर थे। लेकिन उस दिन वो देर से आए और झंडा चौक में मीटिंग थी, जिस दिन हमने उनसे बात की कि यहाँ पर जो है एक केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए, केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करना। उन्होंने कहा तुम दिल्ली आओ, मैं तुम्हें अर्जुन सिंह जी से मिलाऊंगा। हम दिल्ली गए, अर्जुन सिंह से मिले, उन्होंने बिल्कुल आदेश कर दिया कोटद्वार के लिए एक जो है केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत के सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है। और उन्होंने एक परफॉर्मा दिया कि आप इस परफॉर्मा को भरवा के जो है शासन से भिजवाइए, हम इसकी स्वीकृति कर देंगे। तो उसके लिए मेरे पास पत्राचार भी हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन किसी वजह से मैं समझता हूँ कि 2007 से लेकर 12 तक वो पत्र जो भरे जाने चाहिए थे वो शासन से नहीं भेजे गए। फिर मैं जो 2012 में बना तो मैंने फिर वो पत्र भेजे। पहले देख कहाँ भी कि उसमें क्या हुआ। उन्होंने लिखा है हमारे पास कोई इस प्रकार का कोई जो है वो नहीं पहुँचा है जो परफॉर्मा भर के जाता है कि ज़मीन हम मुफ्त देंगे, कहाँ पर देंगे, किस कोर्ट देंगे, उसका पूरा लेआउट देंगे। तो वो ज़मीन का नहीं, फिर मैंने 2013 में उसको दिलाया, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हम उम्मीद है कि उम्मीद करते हैं कि अभी ये शायद आगे बढ़ जाएगा।
कोटद्वार के लिए क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, मैंने हर क्षेत्र में, हाइडल में ये हुआ करता था, आपको मालूम होगा, कोई कर नहीं सकता इस काम को भी। हाइडल एक व्यावसायिक है, कॉमर्शियल विभाग है, वो पैसा लेता है तो आपको बिजली देता है। यहाँ पूरा कोटद्वार भाबर क्षेत्र जो था पहले खाली पड़ा था, यहाँ पे पूरे के पूरे खेत खाली थे, अब मकान हो गए। लेकिन हाई टेंशन लाइन और जो बिजली की लाइनें वो जो है उन्हीं खेतों से होकर गुजर रही थी, तो लोगों को मकान बनाने में असुविधा, खतरा ऊपर तार होने से। फिर मैंने मुख्यमंत्री हरीश रावत जी आ गए, मैंने उनसे कहा जी इसका तो हल होना चाहिए। तो कैसे होगा? मैंने कहा ऐसा हल होगा कि ये तो हल होना ही होना है, इसमें सरकार इस पैसे को व्यय करे या फिर क्या करे। तो एक फॉर्मूला निकला कि 35% टोटल अमाउंट का, अगर ये लाइन अगर यहाँ से यहाँ जा रही है, ए से बी तक जा रही है, तो इस पे टोटल खर्चा कितना आएंगे, कितने पोल लगेंगे, कितने वायर लगेंगे, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, उसको 3 भागों में उन्होंने बंटवाया। एक भाग यानी 35% सरकार देगी, 35% हाइडल डिपार्टमेंट देगा और 30% जो बाकी बचता है वो विधायक निधि से देगा। ये जितने भी बदली हो रहे हैं, अगर ये शासनादेश नहीं हुआ होता तो आज हाई टेंशन लाइनें और जो भी विद्युत की लाइनें हैं वो यथावत होती, वो बदल नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो कहते थे कि हम कॉमर्शियल, हम तो काम वो करेंगे जिसके बदले हमको पैसा मिले। विद्युत विभाग का ही कहना, फिर हमने रास्ता निकाला उसके लिए। तो आज कोशिश हुई, हमने यहाँ पे पुलों की संरचना कर दी। आपको मालूम होगा जब चंद्रमोहन सिंह नेगी जी थे तब उन्होंने एक पुल सैंक्शन किया था, जब पर्वतीय विकास मंत्री थे, वो था आपका सिद्धवली का पुल। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे यूपी के, वो सैंक्शन हुआ। उसके बाद हमने 2 पुल सैंक्शन किए, ये दोनों। उससे पहले हमने, उसके बाद ये भी पुल ग्रासनगंज वाला पुल सैंक्शन करवाया। उसके बाद गुल्लर का पेड़ वाला सैंक्शन करवाया और उसके बाद एक पुल और सैंक्शन करवाया जिसमें काफ़ी विवाद भी रहा। सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे खंडूड़ी जी, उनसे कहा कि भाई इसको भी बनाइए, जो इसको हम मुक्ति धाम जाते हुए देखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र का विकास होना है तो उसको पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी मुस्तैदी से करना होगा, तब लोगों की समस्याओं का समाधान होता है और जीने योग्य जो है समाज में माहौल बनता है। हमने चलते चलते, मैं क्योंकि लंबा हो रहा है और काफ़ी टाइम भी हो गया, तो मैं चलते चलते इतना ही कहना चाहता हूँ कि चीज़ें चाहे पानी की थी, विद्यालय की थी, हमने वो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी खोल दी कि भैया इंटरमीडिएट के बाद बच्चे अगर कहीं JNM का कोर्स करना चाहते हैं, B.Tech करना चाहते हैं, M.Tech करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा? लड़कियाँ खासतौर पर जा नहीं सकती थी। हम लोगों की आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं है या थी कि हम लोग बाहर अपने बच्चों को भेज सकें। खासतौर पर मैं बच्चों को तो, लड़कियों को तो भेज ही नहीं सकते थे। तो उसके लिए मैंने भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी स्वीकृत करवा दी। आज जाकर देखे तो वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो है हर क्षेत्र में पढ़ रहे हैं और अपना कोटद्वार का नाम, अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कोशिशें निरंतर होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में इसी डिग्री कॉलेज को PG डिग्री कॉलेज में बहुत ज़्यादा दबाव था। मैंने जो है एक किशनपुरी में एक डिग्री कॉलेज और खोल दिया। तो ये सोचना पड़ता है, जो हाई स्कूल थे उनको इंटरमीडिएट बना दिया, सारी बिल्डिंगें नई बनवा दी, अधिकतर जहाँ भवन नहीं थे वहाँ भवन का बना दिया, कहीं हाई स्कूल नहीं थे हाई स्कूल बना दिया। तो ये चीज़ें, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा काम मैं कर रहा था, जिसके लिए मैंने भूमि 192 बीघा भी जमीन उपलब्ध करवा दी थी मेडिकल कॉलेज के लिए, और उसके लिए धनराशि उपलब्ध करवा दी, शासनादेश जारी करवा दिया, उसकी 4 दीवारी बनवा दी, उसमें नलकूप खुदवा दिया और काम प्रारंभ होना था। DPR बन रही थी, लेकिन तब तक सत्ता परिवर्तन हो गई तो वहाँ गड्ढे हो गए, आपके सामने है, कभी जाकर देखें। लेकिन चलिए हम ये मानते हैं कि मैं तो अभी भी लगा हूँ कि ये बनना चाहिए, क्योंकि इसके साथ हमारा पूरा का पूरा ये जो जनपद पौड़ी का बहुत बड़ा भाग है, ये इसके लिए एक लाइफ को जिंदा रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
इससे 8 से लेकर 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी मिलती, रोजगार मिलता। एक योजना मैंने जो है कर्णाश्रम जहाँ भरत पैदा हुई उसके लिए 21-22 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए, जिसमें प्रोटेक्शन वर्क हो गया, बाढ़ सुरक्षा का कार्य तो हो गया, लेकिन शेष जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो नहीं बन पाया। 20 करोड़ रुपए सरकार ने वापस मंगा दिया। अगर ये बन जाता तो यहाँ पे सैलानियों का एक मुख्य केंद्र होता, पूरे देश और विदेश से। जैसे अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि वहां जाके खौल आएंगे हो, खौल आएंगे हो, वो कुछ है ही नहीं। तो वहां पर सैलानियों के लिए एक बेहतरीन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाया था। बहनों के लिए जो यहाँ की मातृशक्ति है उनके लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए सारा पूरा एक हमने प्रोजेक्ट बना के दिया था। तो वो मिशन है मेरा आज भी कि जब तक ये चीज़ें नहीं बनेगी, चाहे मेडिकल कॉलेज हो जिसमें हमारे यूथ के लिए रोजगार का एक साधन, जिसमें कर्णाश्रम का विकास, जिसमें यूथ का एक बहुत बड़ा आमदनी का साधन, ट्रैक रूट हमारा बनाने का था कि इधर से यहाँ से हो गए ऊपर मथाना हो गया, इधर बल्ली हो गया, रामणी हो गया, कोटदार हो गया, ट्रैक रूट बनता तो स्वाभाविक रूप से आमदनी किसके बढ़ती, वहाँ लोगों करती। एक था टाइगर सफारी जो 2014-15 में हमने स्वीकृत करवाया, उसको उसमें भी हजारों लोगों को रोजगार मिलता, कोटदार का नाम होता। और सने क्षेत्र में हमने जो है एक इसका संचालन किया, ऑपरेशन पॉइंट बना दिया था। 4 हेलीकॉप्टर एक साथ जो है यहाँ पे उतर सकते हैं। राशनगंज में अगर आप गए होंगे उस समय हमने बनाए। तो ये दिमाग में था कि जो लोग बाई रोड 5 घंटा नहीं लगा सकते दिल्ली से आने में, वो 45 मिनट में आएंगे, अपना साले ने 1 हफ्ता घूम के चले जाएंगे वापस। यहाँ के लोगों को आमदनी बना जाएंगे, रोजगार दे जाएंगे। लालधाम चिल्लरखाल मोटर मार्ग, उस पर मैंने पैसा सैंक्शन करवा दिया। लोग कहते हैं साहब इसका भविष्य कब क्या होगा। भविष्य इसका अड़ा हुआ है कि जब जब हम पैसा सैंक्शन कराते थे तब तक सरकार बदल जाती। उसका टेंडर हो गया, एक बार ईपीआई ने लिया तो सरकार बदल गई, एक दोबारा हम लोगों ने इसका पैसा सैंक्शन करवाया तो फिर ये बदल गई। तो आज अगर ये सड़क बन गई होती तो इस सड़क पे आपके जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों के C&F होते हैं ना, स्टोर होते हैं, वो शायद कोटदार में। यहाँ का व्यापार जो है ऊंचाइयाँ लेता, ऊंचाई पे पहुँचता। अब तो ये हो गया कि यहाँ से लेके कालागढ़ रामनगर मोटर मार्ग भी बंद हो गया। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, दुख के साथ कहना पड़ रहा है। खैर, जब तक ये प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं होते, जब तक नहीं बनते, सुरेंद्र सिंह नेगी इनके लिए संघर्ष करता रहेगा, संघर्ष करता रहूँगा। चाहे ये सरकार बना ले तो मैं फिर उसके बाद चुनाव नहीं, बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरे मिशन ऑफ गोल ये 4 प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर आज की तारीख में क्या हुआ 2017 के बाद, मैं नहीं कहना चाहता कि किन्होंने किया, क्यों किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि 2017 के बाद खनन यहाँ पर चरम पर था, जिसकी वजह से यहाँ पर सारे पुल खतरे की जद में आ गए। और आज सारे के सारे पुलों पर जितना उन पर खर्च हुआ था नए बनाने में, उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है उनके प्रोटेक्शन में, बचाव में। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या। जितनी जमीनें इस खनन से कटी हैं और जितनी भी रिपोर्ट मैंने जो है धामी जी को भेजी थी, उन्हीं पर काम भी हुआ। लेकिन वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि इस समय बरसात जो है बाढ़ नहीं आई, न खो नदी में आई, न मालन में आई, और ना ही आपके सुखरों में आई। अगर आती तो शायद जो दीवारें पड़ी थी पता नहीं क्या भाग्य उनका हो। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यहाँ के बेरोजगार लोगों को, यहाँ के बेरोजगार ठेकेदारों को और बेरोजगार मत बनाओ। सारे ठेकेदार अगर बाहर से लाओगे तो यहाँ का आदमी कहाँ जाएगा। न जाने क्यों खामोश है। हमें दर्द होता है, जब तक हम लोग थे इरला बिरला कोई बाहर से ठेका लेने के लिए आता था, सब लोकल लोगों को यहाँ काम मिलता था, सब लोग संतुष्ट थे, सब लोगों के रोजी रोटी चल रही थी और इससे बेहतर काम हो रहा था क्वालिटी में। क्योंकि एक आदमी जब लोकल ठेकेदारी करता है तो उसको शर्मो हया का ख्याल रखना पड़ता है कि यार लोग कहेंगे कि ये कैसा काम कर दिया ऐसा आदमी ने, उसको डर रहता है।
और जब तक डर नहीं होता तो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो मंत्री जी वहीं आप अपने कार्यक्रम में यहाँ पे एक बार आप स्वास्थ्य मंत्री बने हैं और समाज कल्याण मंत्री बने, तो खासकर समाज कल्याण मंत्री के दौरान यहाँ पे क्या जो गरीब तबके के लोग उनके क्या क्या योजना आपके कार्यक्रम में स्वीकृत हुई थी? देखिए, समाज कल्याण का तो सीधा सीधा अर्थ आप जानते हैं कि समाज का कल्याण कैसे हो, और समाज कल्याण में जो है सारी पेंशनें आती हैं। आपने देखा होगा हरीश रावत जी ने जब ये विभाग मुझे दिया था तो जो है कई किस्म की पेंशनें जिनका ज्ञान जो है किसी भी व्यक्ति को नहीं था, ग्रामीण क्षेत्र हो या अर्बन क्षेत्र हो। मैंने प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर में एक जागरूकता अभियान के तहत जगह जगह कैंपों का आयोजन करवाया, और जिन लोगों के विकलांग सर्टिफिकेट नहीं थे, जिन लोगों के इनकम के नहीं थे, जिन लोगों के पेंशन नहीं लग पा रही थी, उन तमाम लोगों को एक व्यवस्था सुनिश्चित करवाई। और मैं समझता हूँ उस समय इतनी पेंशनें हरीश रावत जी ने स्वीकृत की कि वो शायद आज तक या भविष्य में भी कोई कर पाएगा, इतना नहीं कर पाएगा। तो शायद पेंशन बढ़ाने का काम भी ज़्यादा किया। हाँ, हम लोगों ने किया। जो वर्तमान में चल रहा है वो सब उस समय का है। और समाज कल्याण विभाग का जो मुख्य कार्य ये भी था कि समाज कल्याण से जो निचले वर्ग के लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार हो, कैसे उनके लिए जीवन यापन के साधन तलाशे जाएं, और यहाँ तक कि जो आवासीय योजनाएं हैं वो उससे ही जनरेट होते हुए बाद में आवास में चली गई। लेकिन प्रारंभिक दौर पे उसी के माध्यम से जो आपने देखा होगा कि बीपीएल परिवारों को बहुत बड़ी संख्या में हम लोग जो है उस समय लोगों को आवास दिए, उनको काम करने के लिए औजार दिए। आपको ये मालूम होगा कि हमने श्रम कर्मकार बोर्ड को स्थापित किया था। श्रम कर्मकार बोर्ड उन तमाम कंस्ट्रक्शन की योजनाओं से जो भी जितना भी काम यहाँ पर हो रहा है उनसे सेस लेती थी 2% 3%, यानी अगर 5 करोड़ रुपए का काम हो रहा है तो 2 या 3% जितना भी था, उस समय हमें थोड़ा सा याद नहीं है, लेकिन वो जमा होता था और वो श्रमिकों के हितों के लिए होता था। बहुत सारे श्रमिक जो दक्ष तो थे लेकिन उनके पास चलाने के लिए पैसा नहीं था, किसी के पास मशीनें नहीं थी, किसी यहाँ तक कि हमने तो फावड़े तक के लिए जो है लोगों को फावड़े तक उपलब्ध करवाए, मशीनें दिलवाई, हर चीज़ की सुविधा देने के लिए पैसा दिलवाए। गरीब तबके के जो लड़कियां गरीब तबके की होती हैं, आप जानते हैं एक लड़की की शादी में एक परिवार के लिए, माता पिता के लिए उसकी शादी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि उसके घर में रोजगार कमाने वाला कोई नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी थी, पैसा दिया था उनको। और यही नहीं, किसी वजह से किसी व्यक्ति को काम करते करते चोट आ जाए, वो अपंग हो जाएगा तो उसके लिए भी पैसा देते थे। तो यानी कि उनको अपग्रेडेशन करने के लिए वो किस चीज़ में रुचि लेते हैं उसके लिए उनको जो है पैसा हम लोग लोन के रूप में हल्के नॉमिनेशन रेट पे हम उनको देते थे। तो समाज के उस निचले तबके के व्यक्ति को उठाने का जो काम आपने देखा होगा, उस समय ट्रक के ट्रक हम लोग चीज़ें लाते थे। कई सारे लोगों ने कहा वो एक आवश्यकता थी, बाद में उसका दुरुपयोग हुआ कैसे हुआ वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक हम लोग थे उसमें 100% सदुपयोग हुआ। एक एक पैसे का लाभ लाभार्थी तक गया, ये हम फख्र के साथ कह सकते हैं। लोग आज भी उसकी तारीफ करते हैं। नहीं तो खासकर देखा जाए आप इतनी बात चुनाव लड़ने बाद जब आप पद में नहीं रहे, उसके बाद दूसरी सरकारें गई, तो ऐसे कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट हैं जिनको दूसरी सरकार ने लोगों ने काम किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात सही है कि मेरे साथ बड़ी अजीब एक दास्तान जुड़ी है कि मैं एक बार जीतता था, दोबारा हार जाता था। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर मुझे कभी जनता ने 2 बार एक साथ जिता दिया होता, 2 बार अगर जिता दिया होता तो कोटद्वार की स्थिति दिल्ली जैसी कर देता। क्योंकि पहले आधा टर्म तो मेरा दोबारा जब मैं जीता था, एक टर्म बेकार जाने के बाद, तो पहले तो मैं वो जो उजाड़ खयूजे वो उजाड़ से ठीक करो छे, जो उजाड़ वहीं रहे छे वैसे ठीक करो छे, और तब जाके गठबंधन। तो अगर 2 बार होता तो मैं समझता हूँ कि ये जो मेडिकल कॉलेज है 100% बन गया होता, ये जो कर्णाश्रम का विकास जो अवरुद्ध हो रखा है वो बन जाता, ये चिल्लर खाल लाल ढांग मोटर, यही नहीं ये एलिवेटेड रोड भी बन जाती। आपको ये रोड के बारे में बताना चाहता हूँ, ये 65 सेंक्शन हमारा किया था जिसको बाद में सदुपयोग नहीं हो पाया, दुरुपयोग हो गया। ये बहुत साफ तौर पर कह रहा हूँ।
और एलिवेटेड रोड के लिए हमने वो डीपीआर तैयार करवा दी थी, जिसको कि ऊपर से जंगल के ऊपर से जाना था और किसी जानवर को कोई दिक्कत नहीं होनी थी। और ये जो है ये जो आपका RBI 81 से स्वीकृत करवाई थी हमने रोड, कौन सी, जिसमें आज रुका हुआ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जिसको रोका हुआ है, तो उसको हमने RBI 81 से स्वीकृत किया था। और इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए हमने ये जो टाइल्स आप देख रहे हो ना सड़क के किनारे जो खुरदरी होती है जिसमें जानवर फिसलता नहीं है, तो वो लगानी थी, लेकिन वो चकनाचूर हो गई, क्योंकि कुछ और उद्देश्य से या क्या, हर आदमी अपने अपने ढंग से काम करता है। तो चिल्लर खान लालढांग मोटर मार्ग अगर बन गया होता तो सिडको फेल नहीं होता, यहाँ की आजीविका में बहुत बड़ा जंप मिलता, C&F स्टोर यहाँ आते, बहुत ज़्यादा व्यापारियों में लाभ होता। यहाँ की जो व्यापारिक गतिविधियाँ जो लगातार घटती चली जा रही हैं, यहाँ लोग आना ही नहीं चाहते हैं, यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि अब तो हमारे यहाँ कोई रिश्ते के लिए भी नहीं आ रहा। कारण क्या है कि यहाँ पर जो स्थिति है उसको संवारने की बात नहीं की गई, और संवारने की आवश्यकता है, गुंजाइशें हैं, लेकिन इतने अंदर तक जाने की हिमाकत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, विजन होना चाहिए। विजन इस ढंग से होना चाहिए कि कैसे हमारे लोगों की आजीविका मिले, बढ़े और कैसे आगे सुगम ढंग से आगे चले। तो वहीं तो यहाँ पर पूरा कार्यकाल आपने बता दिया, लेकिन वहीं बात की जाए वर्तमान कार्यकालों की, जैसे मानिए जो सरकारें चल रही हैं उनके कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर उनका कार्यकाल ठीक चलता तो ये जो मैं अभी जिन बातों को कह रहा हूँ, जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में कह रहा हूँ, ये बनकर तैयार हो गई होती। तो इससे आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए। मैं किसी के छीटा कसी नहीं करना चाहते, हर आदमी का काम करने का तरीका अपना होता है और हर आदमी अपने हिसाब से चलने का प्रयास कर रहा है। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में, क्योंकि देखिए लोग कहते हैं कि संसाधन, हमको तो उस समय, क्योंकि केंद्र में तो बीजेपी की सरकार थी 2014 के बाद, ठीक है, हम लोगों ने 2012 से लेकर 17 तक वो सारे काम किए, ऐसा कुछ नहीं है। विल पावर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और जनता के साथ एक पीड़ा का एहसास होना चाहिए कि हम किसी और के लिए नहीं बने हैं, बल्कि जनता के लिए बने हैं, उन सुख और सुविधाएं को उनको देने के लिए बने हैं। उनको जो है परेशानी में रखने के लिए हम नहीं बने। अगर उनको परेशानी में रखना है तो फिर हमारी आवश्यकता क्यों है, हमारी आवश्यकता कहाँ है? तो अगर आदमी इस प्रकार सोचने लगे तो मैं समझता हूँ गुंजाइश बहुत है, बहुत काम करने की गुंजाइश है। हाँ, मैं एक बात भूल गया था बताना आपको, ये जो दीवारें बनी हैं, ये जो पिछली बाढ़ में आई थी, तो मैंने बताया था कि किसी शायद आपको भी बताया होगा कि एक दिन इत्तेफाक से जब धामी जी यहाँ आए थे कोटद्वार में, उन्होंने 2 पुलों का निरीक्षण करने के बाद वापस चले गए। इत्तेफाक से मैं 15-20 दिन के बाद दिल्ली गया था अपने बच्चों के पास, तो उस समय पता चला कि धामी जी भी आए हैं। तो धामी जी 303 में थे, मैं 203 कमरे में था उत्तराखंड सदन में, और मैंने पूछा भाई जब आएंगे तो यार मुझे मिलवाना, मुझे बात करनी, कर्टसी विजिट, क्योंकि वो जब से बने थे तब से मैंने उनको मिला ही नहीं। तो मैं उनके पास चला गया, मैं छूटते का यार धामी जी, इनका कोटद्वार आए, आपने सिर्फ 2 पुलों को देखा, बाकी जहाँ बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, और अगर उसकी प्रोटेक्शन, बाढ़ सुरक्षा कार्य आप नहीं करेंगे तो अगली बार तो तहस नहस हो जाएगा। तो उन्होंने खैर उन बातों को सुना, उन्होंने कहा कि आप वो पत्र मुझे भेजिए। मैंने कहा बनाकर मैंने भेजा है, मैं दोबारा एक प्रति आपको भेजूँगा। उन्होंने अपने जो डे अफसर होते हैं, IAS अफसर, PCS जो भी रहे होंगे, वो मिस्टर जोशी थे, उनको कहा भाई कि नेगी जी का पत्र आएगा और तो उसको मेरे सामने पुटअप करो। मुझे अच्छा लगा कि जो जहाँ पर पिन आउट मैंने किया था, प्रिंट आउट किया था कि भाई ये काम होने जो रहे नहीं, यहाँ नुकसान हुआ है, तो उन्हीं स्थानों पर ये दीवारें बनी हैं। ये जब हमने एक उनके पास प्लान दिया तो उस पर काम हुआ, ठीक है, सरकार उनकी है, पैसा भी उनका है, सैंक्शन भी उन्होंने किया, लेकिन प्लानिंग जो बताई गई वो हमने कोशिश की, उसमें हमारा एकदम। लोग कह रहे थे कि क्यों जा रहा, बोले सुरेंद्र सिंह ने की, वो उनके पास क्यों जा रहा है। उस समय हमारे 2-4 साथी जो लगातार 2002 से हमको काफ़ी प्रेम से गालियाँ देते रहते हैं, उन्होंने भी कहना कि ये कब तक रहेगा भाई यहाँ, मैं कुछ कर थोड़ा रहा हूँ भाई, तुम लोग भी कर लो। हम तो कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो ना, जनता मेरे पास आ रही है,
अब आज दलीप कश्यप जी आ गए कि मैं सन 85 से थोड़ा सा रोड में पूछना चाह रहा हूँ आपसे, तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये तो सिर्फ वो बातें हैं क्योंकि आपको भी जल्दी जाना है और मैं भी देख रहा हूँ कि मैं कब तक बोलता रहूँ। ये एक बहुत लंबी कहानियाँ हैं। तो नहीं जो खास आप देखा जाए, जो कोडा में जो हॉट मिक्स रोड आई थी, सारे जो हॉट मिक्स जो सपना था लोगों का, वो अभी कार्यकाल में शायद देखने को मिला कोडा को। आपकी सारी सड़कें हॉट मिक्स से बनाई। आपको मालूम होगा इंदिरा हृदय जी को मैं लाया था, और यही सड़क जो कोटद्वार से वहाँ तक जा रही है सिकड़ी तक, इसमें जो है कहीं कहीं 5-5 फुट जो है गड्ढे थे, मतलब यूँ था, उनको भरा गया और उसको पाटने में, उसके बाद टाइल्स लगाने में, टाइल्स का काम अभी तक चल रहा है। आपको बता दूँ कुछ ड्रेनेज का काम आज भी चल रहा है, 7 साल बाद भी उसी प्लानिंग पे काम हो रहा है, यानी उसी प्लानिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है कि मैं थोड़ी देर के लिए आप फिर ले जाता हूँ आपको बेस हॉस्पिटल की तरफ। क्या होता है कि मैंने NHM से पहली बार, जिसका पैसा लैप्स नहीं होता, अगर मैं इसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अपने स्टेट सेक्टर के पैसे से बनाता तो ये आज भी नहीं बनता, ये बनता ही रहता। लेकिन मैंने स्पेशल जो पैकेज था उससे इस पैसे को अलग करवा दिया कि इससे सिर्फ ये बेस हॉस्पिटल बनेगा। फिर रेजिडेंसेस जितने भी हम लोगों ने सैंक्शन किए हैं, उन रेजिडेंसेस के लिए NHM नेशनल हेल्थ मिशन से मैंने वो पैसा लिया कि इसमें इसको जोड़िए। हॉस्पिटल है हमारे पास, लेकिन जब डॉक्टर नहीं होंगे तो क्या होगा, उनको रहने की व्यवस्था सबको देनी होगी। तो एक टावर रह गया था जिसको आपने अभी भी देखा होगा, पैसा सैंक्शन सुरेंद्र सिंह नेगी ने किया 3 टावर के लिए, 20-30 डॉक्टर्स के लिए, और भी बनने थे, लेकिन जब यही नहीं हो पा रहे तो आगे की तो भविष्य जाने कौन करेगा। तो एक टावर में 1 करोड़ 60 लाख रुपए अतिरिक्त व्यय खर्च हो गया, क्योंकि 2 टावर में जो पैसा था वो एग्जॉस्ट हो गया। एक टावर से मैंने अपने टाइम पर बना दिया, एक टावर को बनने में 5 साल से ज़्यादा लग गए। अब ये तीसरा टावर चल रहा था जिसको 7 साल हो गए। तो यानी समझ लीजिए आप कि 7 साल में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट स्वाभाविक से दुगनी हो जाती। कभी कभी सीमेंट के दाम बढ़ जाते हैं, सरिया के दाम बढ़ जाते हैं, लेबर के दाम बढ़ जाते हैं, रेत के, आपके ईंटों के दाम बढ़ते हैं ना। तो उससे 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आपने देखा होगा। जब पिछली बार मैं गया था तो मैंने उसको वहाँ पर हल्ला तो बोला ही था, धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन फिर जो है सेक्रेटरी को लिखा भी, मंत्री को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा कि भाई इसको आखिर कब तक लटका के रखो। वो 1,60,000 रुपये मिल गया। अब फिर वो बंद पड़ा है, क्यों पड़ा है ये तो अब शासन प्रशासन देखे। तो मेरा मतलब ये है कि जो चीज़ें समय पे बन जाती हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी रिकरिंग बजट, यानी कि सरकार का जो पैसा खर्च होता है, यानी कि जनता के ऊपर और बोझ बनकर नहीं पड़ता अगर समय पर बनता। नहीं बनता है तो ये टावर आपके सामने खड़ा है, आप इसी को देख लो। मेरे कार्यकाल में मैंने ये प्रेक्षागृह स्वीकृत करवाया था, उसके बाद 5 साल बंद रहा, उसके बाद फिर बनाया। 1 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रोजेक्ट 3.5 करोड़ में पहुंच गया। जब दोबारा बनाया तो उसमें 3.5 करोड़ रुपए का किसका पैसा खर्च। तो ये चीज़ें लालधान तिलक खाल मोटर मार्ग हो गया, या ये मार्ग भी जो पनियाली से जा रहा है सीधे आपका ऊपर ध्रुवपुर होते हुए और कलाल घाटी जा रहा है, ये EPI कंपनी से मैंने बनवाया। उन्होंने बनाया तो अब जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हमने बनवा दिया, उसके पर पुल सैंक्शन करवा दिया था, उसकी वो जो हाथी दीवार है उसको बनवा दिया था। तो मेरा ये कहना है कि आदमी अगर काम करना चाहे तो उसके पास असीमित शक्ति है, लेकिन बशर्ते विजन सही हो और नियत सही हो तो काम होते हैं, और नहीं होते हैं तो फिर परेशानी जनता को उठानी पड़ती है। ये थे हमारे साथ में कोडवा से पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी। और जिस तरह से उन्होंने बातें कही हैं कि कोडवा में जो भी विकास कार्य हैं जो यहाँ पे धरातल में मौजूद है, यहाँ पे जिस तरह से देखा जाए, यहाँ पे जो यहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस की बात की जाए, बेस चिकित्सालय की बात की जाए, और यहाँ पे जो कोटद्वार में जो यहाँ के जो इस समय भाबर क्षेत्रीय लाइफ लाइन कही जाने वाली है, मालनपुर और सुखरो नदी के पुल, वो सारे कार्य यहाँ पे जो हुए हैं वो विकास कार्य सुरेंद्र सिंह नेगी जी के कार्यकाल में, जैसे कि उन्होंने बताया। लेकिन वहीं जब बात की जाए अन्य यहाँ पे जो विधायक है, जो उनके द्वारा जो घोषणाएं की जाती हैं वो किस कदर धरातल में उतरती है, तो अब आने वाला समय ही बताएगा। दलीप कश्यप, कोटद्वार।